कि बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कह सकते हैं ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए इतनी सारी जो अकूत संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसको कहीं ना कहीं इस दायरे में लेकर आया जाए ताकि तमाम जो संपत्ति है उसके ऊपर अपना एक तरीके से अधिकार किया जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाए। लेकिन अब विपक्ष की बात सुने तो विपक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई इस तरह का लॉ लाकर इस तरह का कानून लाकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के ऊपर एक अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना संगठन बनाया, जिस तरह से उन्होंने तौर तरीके अपने ईजाद किए हैं उसमें सेंधमारी करके उसके ऊपर एक अलग तरीके से चीज़ों को लाकर कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार हैं उनके ऊपर हम कहीं ना कहीं कुठाराघात करना चाहते हैं। इसीलिए तमाम विपक्षी वक्फ बोर्ड संशोधन ये वो बिल है जिसको लेकर के देश की सियासत इस वक्त पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर के सफाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो अवैध जमीन है उनको, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा है, उनको छुड़ा करके जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, जो कह सकते हैं ज़रूरतमंद मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष लगातार इस बिल के खिलाफत कर रहा है और विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि ये तमाम जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड से छीन करके अंबानी, अडानी या तमाम इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बेचा जाएगा और पूरी तरीके से कह सकते हैं इसका ध्रुवीकरण करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं नीतीश और नायडू को लेकर के। एक तरफ जहां सारा विपक्ष इस बिल के विरोध में है तो वहीं दूसरी तरफ नजरें बनी हुई हैं कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा, आखिर किस तरीके से फैसला वो लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार तो खुद को हमेशा से ही सेकुलर कहते हुए नजर आए हैं, हमेशा से उनकी नीति सेकुलर वाली रही है, मुस्लिमों को साथ ले चलने की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू का तो खुला घोषणा पत्र में कई वादे थे, खासतौर पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, मौलानाओं की सैलरी को लेकर के, कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन को लेकर के, ईदगाह को लेकर के, ये तमाम जो फैसले हैं वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लिए गए, उनके घोषणा पत्र में जारी किए गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में। तो वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पेश कराने की जद्दोजहद में जुटती है तो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट को देखते हुए क्या नीतीश नायडू जो है कहीं ना कहीं चुनौती बनकर उभरेंगे मोदी और अमित शाह के सामने। ये तमाम सवाल हैं जिस सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पूरी तरीके से इस पर राजनीति हो रही है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस पर सफाई दी जा रही है कि भाई जो वक्फ बोर्ड में तमाम जो जमीनें हैं कह सकते हैं कि जिन पर अवैध कब्जा है उनको लेकर के सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो गरीब मुस्लिम जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गरीब मुस्लिमों को सौंपा जाएगा जिनको जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे के पूरे जमीन को जो है जो उनके कह सकते हैं कि करीबी लोग हैं उनको बेचना चाहती है, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाहती है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर पहले भी मामला उठता रहा है कि भाई जो ज़मीन है उनके पास है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कह सकते हैं ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए इतनी सारी जो अकूत संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसको कहीं ना कहीं इस दायरे में लेकर आया जाए ताकि तमाम जो संपत्ति है उसके ऊपर अपना एक तरीके से अधिकार किया जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाए। लेकिन अब विपक्ष की बात सुने तो विपक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई इस तरह का लॉ लाकर इस तरह का कानून लाकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के ऊपर एक अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना संगठन बनाया, जिस तरह से उन्होंने तौर तरीके अपने ईजाद किए हैं उसमें सेंधमारी करके उसके ऊपर एक अलग तरीके से चीज़ों को लाकर कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार हैं उनके ऊपर हम कहीं ना कहीं कुठाराघात करना चाहते हैं। इसीलिए तमाम विपक्षी जो दल हैं, खासकर जो अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि जिस तरह से बीजेपी ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही है, उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है कि वो इस तरह का बिल लाकर कहीं ना कहीं या संशोधन करके कहीं ना कहीं मुस्लिमों के ऊपर एक तरीके से अंकुश लगाना चाहती है। और ये बात लगातार आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी जो लोग हैं उनको सरकार की मंशा के ऊपर ज़रूर शक है कि इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं वो जो ज़मीनें हैं उनको अपने मित्रों को बांटना चाहते हैं, अपने लोगों को देना चाहते हैं। और ये बात लगातार हमने देखा भी है कि जिस तरह से हमने अयोध्या में देखा कि तमाम जो
बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने वहाँ पर ज़मीनें ले ली। इससे कहीं ना कहीं जो लोकल लोग थे अयोध्या के उनको कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ और वहाँ पर बीजेपी को सीट गंवानी पड़ी। अब आपने दूसरा जिक्र किया कि नीतीश कुमार और टीडीपी के बारे में आप बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से सेकुलर आदमी माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के कह सकते हैं कि एक ब्रिज के तौर पर वो काम करते रहे हैं। अब अमूमन देखा गया है कि वो टोपी लगाकर जो है जो रोज़े होते हैं तो उसमें भी पहुंचते हैं इफ्तारी में और तमाम तरह लोगों के साथ नजर आते हैं। यही हाल कुछ टीडीपी का रहा है। टीडीपी के अगर आप घोषणा पत्र को देखें सिराज, तो उसमें 4% का आरक्षण मुस्लिमों को देने का वायदा किया गया है। अगर विधवा हैं मुस्लिम कोई महिला, उसकी बेटी की शादी होनी है, लाख रुपए उसमें गवर्नमेंट मदद करेगी, इस तरह का प्रावधान है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कब्रिस्तान को लेकर बात कही गई है और भी तमाम चीज़ों को लेकर बात कही जहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में क्या बीजेपी जो है सब कुछ लेकर आ रही है, क्या इसमें टीडीपी और नीतीश कुमार उनके साथ खड़े होंगे? अगर साथ खड़े होंगे तो क्या जो मुस्लिम हितैषी अब तक वो रहे हैं, क्या वो छवि खत्म होती हुई नजर आएगी? और अगर वो इसके खिलाफ रहते हैं तो क्या इसका असर सरकार के ऊपर पड़ सकता है? क्योंकि पूरी तौर पर सिराज देखा जा रहा है कि टीडीपी और नीतीश के सहारे ही मोदी जी इस बार अपनी सरकार को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर टीडीपी और जेडीयू नाराज हुए तो यहाँ पर बनी बनाई सरकार मोदी जी की ख़त्म हो सकती है। अब ऐसे में रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि आज ये जो कह सकते हैं कि मामला सामने आने वाला है, संसद में रखा जाना है, उसके ऊपर बहस होनी है। अब ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दो चेहरे जिन पर इस वक्त केंद्र में सरकार टिकी हुई है और जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये वो लोग हैं जिनके सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने में कामयाब रहते हैं मोदी। लेकिन क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो छवि रही है मुस्लिम कह सकते हैं हितैषी, यूं कहें कि सेकुलर वाली, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर उनको जो है अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है या उनकी छवि जो है खराब हो सकती है, उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनसे छिटकता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जाहिर बात है सिराज, अगर हम पूरे मामले पे गौर करें और पूरी चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो जाहिर बात है कि टीडीपी की जो राजनीति रही है वो एक, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सौहार्द कैसे बढ़ाया जाए, कैसे तालमेल बेहतर किया जाए हिंदू मुस्लिमों के बीच में, कैसे अगर मुस्लिम कमज़ोर हैं तो उनको सहायता दी जाए, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर ऊपर उठाया जाए। ये टीडीपी का घोषणा पत्र बताता है। भाई जेडीयू की बात करें तो लगातार जेडीयू ने हमेशा से मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए नजर आए हैं। जहाँ पे ज़रूरत हुई है वहाँ पर वो उनके लिए खड़े भी हुए। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा जोर शोर से हल्ला हुआ कि भाई नेम प्लेट लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मुस्लिम ढाबे बंद किए जाएंगे, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। लेकिन उसी वक्त पे केसी त्यागी, जेडीयू के जो प्रवक्ता भी हैं, काफ़ी बड़े नेता भी हैं, वो क्या कहते हुए नजर आते हैं सिराज? कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बड़ी कांवड़ यात्रा तो बिहार में निकलती है, हम ऐसा कोई लॉ लेकर नहीं आ रहे, ऐसा कोई कानून लेकर नहीं आ रहे, तो आखिर बीजेपी सरकार को इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है? तो आप समझ सकते हैं कि वैचारिकता जो है वो भिन्न भिन्न नज़र आती है, जो विचारधारा जो है वो अलग थलग नज़र आती है। तो ऐसे में हर मुद्दे पे, हर मसले पे कहीं ना कहीं टकराहट की जो स्थिति है वो बनती हुई नज़र आती है। अब वक्फ बोर्ड का जो मामला हो सकता है उसके ऊपर जो जेडीयू है उसका पक्ष मुख्तलिफ नज़र आए, अलग नज़र आए, टीडीपी का जो कह सकते हैं पक्ष है वो अलग नजर आए। क्या लगता है आपको सरकार भी लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है सिराज कि अगर आपस में इस तरह का तनातनी का माहौल होगा, क्योंकि अगर टीडीपी कहती है कि भाई ये अभी मत लीजिए, लेकर आइए, ज़रूरत नहीं है इसकी, जेडीयू ये बात कहती है, सरकार अड़ जाती है, तो यहाँ पर आपस में तनातनी का माहौल ज़रूर होगा और इसका नुकसान जो है वो सरकार के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बैसाखी के सहारे सरकार है, यहाँ पर ज़रा सा भी चीज़ें यहाँ से बहाँ हुई तो यहाँ सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता, सत्ता गंवानी पड़ सकती है। बजट में आपने देखा किस तरह टीडीपी ने जो मांग की थी, जेडीयू ने जो मांग की थी, उसकी बिना पर आंध्र प्रदेश को और बिहार को किस तरह से जो सहायता प्रदान की गई, तो किसी छुपी हुई बात नहीं है। तो आप सब समझ सकते हैं कि जो सरकार है वो एक तरीके से इनके सहारे चलती हुई नजर आ रही है। अगर ये लोग नाराज होते हैं तो सरकार के ऊपर संकट आ सकता है। जी बिल्कुल, सरकार पर संकट आ सकता है क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से अभी संशोधन लाने जा रही है सरकार, कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना जरूर करना पड़ेगा और खास तौर पर उन तमाम सहयोगी दलों पर नजरें बनी हुई है। नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सेकुलर की राजनीति करते हैं। लेकिन क्या संसद में इस बिल को आने से रोक पाएंगे? क्या इस बिल के विरोध में नजर आएंगे? और
मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे, इन पर नजरें बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी जानने बाकी हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।